आज हम बात करने वाले हैं कोनान द बारबेरियन की, एक ऐसी कहानी जो खून, बदले और जंग से भरी हुई है। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसकी बचपन में ही पूरी बस्ती और उसका परिवार बर्बाद कर दिया गया था। उस दिन से उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया, बदला लेना। कहानी की शुरुआत होती है हजारों साल पहले, जब कुछ खतरनाक जादूगरों का एक समूह था। उन्होंने मरे हुए राजाओं की खोपड़ियों को तोड़कर एक रहस्यमयी मुखौटा बनाया, लेकिन उस मुखौटे में ताकत भरने के लिए उन्होंने मासूम लड़कियों की बलि चढ़ानी शुरू की ताकि खुद शैतान उस मुखौटे को अपनी काली शक्तियां दे सके। वो लोग एक के बाद एक बलि देते रहे और आखिरकार शैतान खुश हो गया। उसने उस मुखौटे को असीम ताकतों से भर दिया और फिर इन जादूगरों ने उस शक्ति के दम पर दुनिया को गुलाम बनाने का खेल शुरू किया। वो लोग एक एक गांव पर टूट पड़े, जहां जाते वहां तबाही मचा देते, लोगों को बेरहमी से मार डालते और बचे हुए को गुलाम बना लेते। लेकिन फिर उनकी टक्कर हुई बर्बेरिस नाम की एक वीर जाति से, जो किसी के आगे झुकने वाली नहीं थी। बर्बेरिस के योद्धाओं ने पूरी ताकत से मुकाबला किया। आखिरकार एक बहादुर योद्धा कोरीन ने उस मुखौटा पहनने वाले आदमी को मार गिराया और फिर उसने उस शैतानी मुखौटे को टुकड़ों में तोड़ डाला। उसके बाद तमाम कबीलों ने मिलकर एक फैसला किया, मुखौटे के हर टुकड़े को अलग अलग बांट दिया जाए ताकि कोई भी फिर कभी उन्हें जोड़कर वो ताकत वापस ना पा सके। हर कबीले ने अपने हिस्से का टुकड़ा दुनिया के सबसे दूर और गुप्त जगहों में छिपा दिया। वक्त बीतता गया, लेकिन इंसानों के अंदर लालच फिर से पनपने लगा। एक दिन एक और जनजाति ने बर्बेरिस पर हमला कर दिया, मगर इस बार भी वो आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। खून और आग के बीच फिर से जंग छिड़ गई। कोरीन अपने दुश्मनों को एक एक कर मौत के घाट उतार रहा था। तभी उसकी नजर अपनी गर्भवती पत्नी पर पड़ी, जो बुरी तरह जख्मी थी और आखिरी सांसें ले रही थी। कोरीन उसके पास भागा। उसकी पत्नी ने कांपती आवाज में कहा, मेरा पेट चीर दो ताकि हमारा बच्चा इस दुनिया में आ सके। आंखों में आंसू लिए कोरीन ने वही किया और कुछ ही पलों में उसकी पत्नी ने अपने बेटे को जन्म दिया। और इसी तरह उस खून और दर्द से कोनान का जन्म हुआ। मरने से पहले उसकी माँ अपने बच्चे का नाम रखती है कोनानागार और मुस्कुराकर कहती है, एक दिन ये बच्चा दुनिया का सबसे महान योद्धा बनेगा। और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। समय बीतता गया। कोनान धीरे धीरे बड़ा होने लगा और बचपन से ही उसमें एक अलग आग थी। वो किसी से नहीं डरता था, न किसी के आगे झुकता था। उसकी आंखों में वही जोश था जो उसके पिता कोरीन की आंखों में जलता था। एक दिन कोरीन तय करता है कि वो अपने गांव के सभी बच्चों की परीक्षा लेगा, देखेगा कि कौन सच्चा योद्धा बन सकता है। सारे बच्चे मैदान में लाइन में खड़े थे, लेकिन कोनान देर से आता है। फिर भी कोरीन उसे मौका देता है। वो हर बच्चे को एक एक अंडा देता है और कहता है, इसे मुंह में रखो और जंगल के भीतर जाओ। जो बच्चा अंडे को टूटे बिना वापस लाएगा उसे सच्चा योद्धा माना जाएगा। सभी बच्चे जंगल की ओर दौड़ पड़ते हैं। कोई एक दूसरे को धक्का देता है, कोई गिर जाता है और कई बच्चों के अंडे रास्ते में ही टूट जाते हैं। जब वो सब जंगल के बीच पहुंचते हैं, अचानक एक दूसरी जनजाति वहां आ धमकती है। उन्हें देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं और जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन कोनानागार वहीं खड़ा रहता है। एक आदमी उसकी तरफ बढ़ता है और हमला करता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोनान पीछे नहीं हटता। वो पलटकर वार करता है, उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वो आदमी गुस्से में आकर कोनान के बाल पकड़कर खींचता है, मगर अगले ही पल कोनान पूरी ताकत से उसे मुक्का मारता है और वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। उस आदमी का साथी भी कोनान पर हमला करता है, लेकिन वो भी उसे काबू नहीं कर पाता। कोनान पास पड़ी एक छुरी उठाता है और पूरी ताकत से उसे उस आदमी के सीने में घोंप देता है। देखते ही देखते दोनों हमलावर जमीन पर गिर चुके होते हैं और कोनान एक छोटा सा बच्चा होकर भी उन दोनों को मौत के घाट उतार देता है। अब वो अकेला खड़ा है। चारों तरफ जंगल की खामोशी और जमीन पर पड़ी दो लाशें। धीरे धीरे वो अपने होंठों में रखा अंडा निकालता है, अभी भी सलामत है। गांव लौटने पर सारे लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं और जब कोनान आता है, अंडा सही सलामत देखकर कोरीन की आंखों में गर्व भर जाता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अब तू सच्चा योद्धा बनने की राह पर है कोनानागार। फिर कोरीन उसे एक नया सबक सिखाना शुरू करता है। एक योद्धा का पहला काम है तलवार बनाना। वो कोनान को लोहे को गलाना, उसे आकार देना और धार तेज करना सिखाता है। हर दिन सूरज उगते ही कोनान की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तलवार चलाने के दांव, वार और हर चाल कोरीन सब सिखाता है। धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि कोनान के भीतर एक भयंकर गुस्सा है जो उसे ताकत भी देता है और उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी है। जब भी कोनान गुस्से में आता है, वो सोचने की क्षमता खो देता है और कोरीन उसी पल उसका फायदा उठाकर उसे गिरा देता है। फिर भी ट्रेनिंग रुकती नहीं। हर दिन कोरीन उसे और मजबूत बनाता है, लेकिन तभी क्षितिज पर धुआं उठता है। कोनाकुंटे जनजाति गांव पर टूट पड़ती है। वो हर किसी को
बेरहमी से मार डालते हैं और कुछ ही देर में पूरी बस्ती आग की लपटों में जल उठती है। तभी वहाँ कौन पहुँचता है उन्हें रोकने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए वो लोग कोरिन को पकड़ लेते हैं और उसे अपने राजा जिम के सामने ले आते हैं। जिम गुस्से में उससे पूछता है, मास्क कहाँ है, हमें बस वही चाहिए। लेकिन कोरिन कुछ नहीं बोलता। उसकी खामोशी देखकर वो सब तिलमिला जाते हैं और उसे बुरी तरह से तड़पाने लगते हैं। तभी अचानक कोनाकुंते वहाँ आ धमकता है। वो बिजली की रफ्तार से हमला करता है और एक आदमी जिसका नाम लाशियम था उसकी नाक काटकर जमीन पर गिरा देता है। कोरिन को मौका दिखता है, वो भी पूरी ताकत से पलटवार करता है, लेकिन जल्द ही हालात फिर पलट जाते हैं। वो सब दोनों को दबोच लेते हैं और कसकर बांध देते हैं। अब जिम खुद आगे बढ़ता है। उसके हाथ में था उबलता हुआ पिघला हुआ धातु। वो धीरे धीरे उसे कोरिन के सिर पर डालता है और कहता है, अब तेरे बेटे की आंखों के सामने तुझे जिंदा जला दूंगा। ये सब देखने के बाद कोनाकुंते जिम के पास आता है और कहता है, मुझे बस मास्क का आखिरी टुकड़ा चाहिए, बाकी सारे मेरे पास हैं। जिम ये सुनकर समझ जाता है कि अब यहाँ उसके किसी काम की चीज नहीं बची। वो गुस्से में अपने आदमियों को आदेश देता है, इन सबको खत्म कर दो और पूरे इलाके को आग लगा दो। लेकिन कोरिन को वो इतनी आसानी से मरने नहीं देना चाहता। वो धातु की जलती हुई रस्सी छोड़ देता है ताकि कोनान उसे पकड़ सके। कोनान दौड़कर रस्सी थाम लेता है, लेकिन चारों तरफ आग भड़क रही होती है। धुएं, चीखों और लपटों के बीच जिंदा रहना लगभग नामुमकिन था। इसी बीच जिम मरिक को लेकर वहाँ से निकल जाता है। उन्होंने टूटी हुई मास्क का आखिरी टुकड़ा जोड़ लिया था। जिम मरिक से कहता है, अब हम तुम्हारी माँ को जिंदा कर सकते हैं। मरिक की आंखों में खुशी झलकती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ कोनान आग में झुलसते हुए भी अपने पिता को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कोरिन उसे रोक देता है। कितनी भी कोशिश कर लो बेटे, तुम मुझे नहीं बचा पाओगे, अब बस यहाँ से निकल जाओ। लेकिन लड़ाई के बीच सब कुछ बिखर जाता है और कोरिन वहीं दम तोड़ देता है। ये सब देखकर कोनागर वहाँ पहुँचता है और देखता है कि मरिक उसके पिता की तलवार लेकर जा चुका है। वो दूसरी तलवार उठाता है और आग की तरफ देखकर कसम खाता है, अब मैं अपने परिवार का बदला जरूर लूंगा। वक्त बीतता जाता है और देखते ही देखते 20 साल गुजर जाते हैं। अब कौन बड़ा हो चुका है, एक खूंखार हथियारों के ग्रुप ऑट्स का हिस्सा। वो एक मिशन पर होता है, तभी कुछ लुटेरे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता वो किससे भिड़ गए हैं। कुछ ही पलों में पूरा मैदान लाशों से भर जाता है। इसके बाद वो लोग दूसरे शहर पहुंचते हैं और वहां जमकर जश्न मनाते हैं। जश्न के बीच शराब के गिलास हाथ में लिए कोनान की नजर अचानक लाशियम पर पड़ती है, वही जिसने बचपन में उसे काटा था। उसे समझ आता है कि लाशियम यहाँ एलाशान नाम के आदमी को ढूंढने आया है। कोनागर को यकीन हो जाता है कि वो लोग एलाशान को पकड़कर ले जाने वाले हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो खुद भी पकड़ा जाता है और बाकी सबको लेकर उन लोग एक अंडरग्राउंड बंकर में डाल देते हैं, एक ऐसी जगह जहां सबको गुलामों की तरह काम करवाया जाता है। वहां पहुंचते ही कुछ स्थानीय लोग कोनागर का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता वो किस आग से खेल रहे हैं। थोड़ी देर बाद कौन उन सब पर टूट पड़ता है, एक एक करके सबको मार गिराता है और जैसे ही सब खत्म होता है वो आखिरी बचे आदमी से पूछता है, लाशियस कहाँ है? जवाब मिलते ही कौन उसकी गर्दन उड़ा देता है। फिर उस कटी हुई सिर को लेकर वो निकल पड़ता है सीधा लाशियस के पास। कोनागर लाशियस को पकड़ लेता है और बिना वक्त गंवाए उस पर हमला कर देता है। वो उसकी गर्दन पर तलवार रखकर गुर्राता है, अब बता मेरे पिता को किसने मारा था और वो अब कहाँ है? लाशियस दर्द से तड़पते हुए सब कुछ उगल देता है। वो कहता है, सब कुछ जिम ने किया था। अब वो बहुत बड़ा राजा बन चुका है, लेकिन फिर भी उस मास्क की ताकत को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। उसकी शक्तियाँ अब तक वापस नहीं आई हैं। कौन गुस्से से भरे स्वर में पूछता है, क्यों, कैसे? लाशियस हाँफते हुए जवाब देता है, उन शक्तियों को वापस लाने के लिए उसे चाहिए पवित्र खून, और वो एक ऐसी लड़की की तलाश में है जिसके अंदर वो खून बहता है। ये सुनते ही कौन की आंखों में आग सी जल उठती है। वो धीरे से एक चाबी निकालता है और उसे लाशियस के मुंह में ठूंस देता है। फिर ठंडी आवाज में कहता है, अब ये चाबी इस जगह की आजादी है। वो लाशियस को घसीटते हुए बाहर लाता है और सब गुलामों के सामने चिल्लाता है, तुम सब आजाद हो। इस जेल की चाबी लाशियस के पेट में है, अगर आजादी चाहिए तो उसे वहीं से निकालो। ये सुनते ही सब गुलाम एक साथ झपट पड़ते हैं। चीखें, खून और हिंसा का तूफान उठता है। हर कोई उस पर टूट पड़ता है, उसे नोच डालता है और आजादी की उस चाबी को हासिल करने की कोशिश करता है। उसी अफरात फरी के बीच, धुएं और चीखों के बीच से एलाशान वहां आ पहुंचती है। उसकी नजर चारों तरफ घूमती है और फिर ठहरती है कोनागर पर। कोनन, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम जानते हो मुझे कहाँ ढूंढना है। लेकिन अब कोनन वहाँ से निकल जाता है सीधे आर्ट्स से मिलने। वो उसे बताता है कि अब वो बदला लेने वाला है और वो ये काम अकेले करेगा। दृश्य बदलता है, एक मठ मॉनेस्टेरी में। वहाँ एक गुरु एक लड़की तमारा से कह रहा है, जल्द ही एक योद्धा आएगा जो तुम्हारी जिंदगी
जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। उसी पल हम देखते हैं जिम गैंग और मरिक के साथ उनके आदमी उस मठ पर हमला कर देते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है, लड़कियां चीखते हुए भागती हैं और शिक्षिकाएं एक एक कर गिरती जाती हैं। लेकिन तामारा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। वो अपने चारों ओर से घिरे सैनिकों से भिड़ जाती है। तभी उसकी गुरु उसके पास आती है और कहती है, भाग जाओ, जितना दूर जा सकती हो उतना दूर चली जाओ। तामारा भागने लगती है और पीछे से जिम के लोग उसका पीछा करते हैं। उधर एक नन दूर से तामारा की बग्गी देख लेती है। वो दौड़ती हुई आती है, बग्घी पर कूदती है, छत तोड़कर अंदर घुसती है और तभी तामारा उस पर हमला बोल देती है। उधर दूसरी तरफ कोनन एक सैनिक को देखता है जो उस पर हमला करने ही वाला होता है। उसका नाम है रीमो। कोनन घोड़े पर सवार होकर कूदता है और दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी वक्त बाकी के सैनिक भी तामारा पर टूट पड़ते हैं। मजबूर होकर तामारा को बग्घी कैरेज से बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन वो आधी फंस जाती है और सैनिक लगातार उस पर वार करते रहते हैं। कुछ पल बाद किसी तरह वो खुद को छुड़ाती है और खुद बग्घी की लगाम संभाल लेती है। लेकिन जिम के लोग अब भी पीछे पड़े हैं, हर कीमत पर उसे मारना चाहते हैं। इस बीच चारों तरफ हाहाकार मचा है। जो भी इनके रास्ते में आता है उसे ये बेरहमी से खत्म कर देते हैं। एक झटके में कोई उसे गिरा देता है और फिर कुछ देर बाद तामारा बग्घी छोड़कर सीधे घोड़े पर सवार हो जाती है। उसी वक्त वो लोग उसे घोड़े से गिराने की कोशिश करते हैं, पर तभी कोनन वहाँ पहुँचता है। वो देखता है तामारा चारों तरफ से घिरी हुई है। बिना वक्त गंवाए कोनन एक एक करके सबको ढेर कर देता है। कोई नहीं बचता, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। तभी रीमो वहाँ पहुँचता है और कोनन उसकी तरफ चिल्लाकर बताता है कि ये लोग कौन हैं। जैसे ही रीमो को सच्चाई पता चलती है वो घबरा कर भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मरिक को। वो एक एक लड़की का खून छक रही है ताकि शुद्ध रक्त प्योर ब्लड वाली को ढूंढ सके। सबका खून छकने के बाद वो ठंडी आवाज में कहती है, जिसे हम ढूंढ रहे थे वो यहाँ नहीं है। गुरु को पकड़ने के बाद वो लोग उससे पूछते हैं, वो लड़की कहाँ है जिसके खून में पवित्रता है। गुरु शांति से जवाब देता है, यहाँ कोई लड़की नहीं है जिसका खून पवित्र हो। तभी जिम आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों है। वो कहता है, तुम जानते हो मेरे साथ क्या हुआ था। सिर्फ ये मुखौटा ही मेरी पत्नी को वापस ला सकता है। मुझे इसका शक्ति स्रोत ढूंढना ही होगा। गुरु गहरी सांस लेकर कहता है, तुम्हारी पत्नी लालची थी। इस मुखौटे की ताकत पाने की उसी लालच ने उसे मौत दी। ये सुनते ही जिम का गुस्सा फट पड़ता है। वह अपना नियंत्रण खो देता है और गुरु की हत्या कर देता है। बाकी सैनिक डर जाते हैं, लेकिन उनमें से एक कहता है, सर रेमो उस लड़की के पीछे गया था लेकिन वो भाग निकली। यही सुनकर जिम को एहसास होता है, वही है वही लड़की जिसके खून में पवित्रता है। वो चिल्लाता है, उसे किसी भी हाल में ढूंढो। इधर दूसरी तरफ कौन रेमो का पीछा कर रहा होता है। आखिरकार वह उसे पकड़ लेता है, बांध देता है और पूछता है, जिम कहाँ है, वो उस लड़की के पीछे क्यों पड़ा है। रेमो सांसें समेटते हुए सब कुछ बता देता है। उस लड़की का खून शुद्ध है। जिम को उसी के जरिए मुखौटे की शक्तियाँ वापस चाहिए। कनन यह सब सुनकर तुरंत तामारा को वहीं बांध देता है, लेकिन अब तामारा के मन में यकीन हो चुका है, यही वो योद्धा है जिसके बारे में मेरे गुरु ने बताया था, जो मुझे मेरे घर तक पहुँचाएगा। वो तामारा को इसीलिए अपने साथ रखता है ताकि जब जिम उसे पकड़ने आए वो मौके पर ही जिम का काम तमाम कर सके। इसलिए उसने तामारा को बांध रखा है और रात भर अपने पास ही रखा ताकि वो कहीं भाग न जाए। रात के सन्नाटे में तामारा उससे कई सवाल पूछती है, तुम मुझे बांधकर क्यों रख रहे हो, तुम जिम को क्यों ढूंढ रहे हो। पर जब कौन अपने आदमियों की बकवास से तंग आ जाता है वो एक झटके में सबको चुप करा देता है। सुबह होते ही उनका काफिला आगे बढ़ता है। कौन रेमो को अपने साथ रखता है ताकि उससे जिम की अगली चाल का पता चल सके। वे सब जिम से पहले उस जगह पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर कौन रेमो को एक बड़े पत्थर से बांध देता है। थोड़ी देर बाद जब जिम अपनी बग्घी लेकर वहां से गुजरता है वो पत्थर लुढ़क कर उसकी गाड़ी पर गिरता है। धमाक, जिम का रास्ता रुक जाता है। तभी मारिक वहां पहुंचता है और रेमो के पास झुककर देखता है। रेमो के मुंह पर कपड़ा बंधा है जो कौन ने खुद बांधा था। कपड़े पर एक संदेश लिखा है, जहां मारिक मिलना चाहता है वहीं आओ जिम। जैसे ही मारिक को वो कपड़ा दिखता है वो तुरंत कहती है, तामारा उसी के साथ है। फौरन सब उस जगह पहुंचते हैं। वहां देखते हैं तामारा बंधी हुई है, लेकिन असल में
में कोनन ने उसे बांधा नहीं था, बल्कि उसके हाथ में एक छुरा थमा दिया था। अब कोनन पूरी तरह तैयार है जिम से आमना सामना करने के लिए। तभी मारिक अपने हाथ उठाती है और एक अजीब सी चमक के साथ रेत के नीचे से योद्धाओं का झुंड निकल आता है। उनके शरीर रेत की तरह सुनहरे और धुंधले हैं, आंखें आग की तरह जल रही हैं। कोनन तलवार उठाकर उन पर टूट पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो वार करता है वे गायब हो जाते हैं और हर दिशा से फिर प्रकट होकर उस पर हमला करते हैं। रेत उड़ती है, तलवारें टकराती हैं, कोनन की सांसें भारी हो जाती हैं। आखिरकार वो गिर पड़ता है। उसे एहसास होता है इनसे लड़ पाना आसान नहीं। वो पीछे हटने लगता है, दौड़ पड़ता है। उसी वक्त एक रेत योद्धा तामारा के पास पहुंचता है। वो झपटता है, लेकिन तामारा तुरंत अपना छुरा निकालकर उसके सीने में घोंप देती है। योद्धा रेत में बिखर जाता है और तामारा भाग निकलती है। अब सिर्फ 3 योद्धा बचे हैं। एक कोनन की तरफ बढ़ता है, कोनन उसे पलटवार में धराशायी कर देता है। दूसरा तामारा का पीछा करता है। वो भाग रही है, लेकिन ठोकर खाकर गिर जाती है। जैसे ही योद्धा उसे पकड़ने को झुकता है, कोनन वहां पहुंचकर उसे भी खत्म कर देता है। वो जमीन से अपनी तलवार उठाता है और चौथे योद्धा को भी एक वार में मार गिराता है। अब कोनन जिम के सामने खड़ा है। रेत के तूफान के बीच दोनों एक दूसरे को घूर रहे हैं। लड़ाई शुरू होती है। कोनन बिजली की तरह वार करता है। जिम मुश्किल से बचता है और तभी कोनन बोल उठता है, अब जान ले जिम, मैं कौन हूँ। जैसे ही कोनन अपनी असली पहचान बताता है, मारिक के चेहरे पर डर साफ झलकने लगता है। वो पीछे हटती है। फिर अचानक जड़ से लिपटा हुआ एक खंजर उसकी उंगलियों से निकलता है और सीधे कोनन के कंधे में जा धंसता है। कोनन लड़खड़ाता है। जड़ धीरे धीरे असर दिखाने लगता है। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं। अब वो पहले जैसी ताकत से नहीं लड़ पा रहा। जिम मुस्कुराता है। वो वार पर वार करता है, हर बार कोनन को जमीन पर गिराता हुआ। रेत में तलवारों की आवाज गूंजती है। तामारा ये सब देख रही होती है। उसकी आंखों में आंसू और आग दोनों है। वो तुरंत पास रखे तेल को आग लगा देती है। पूरा मैदान धीरे धीरे धधकने लगता है। उसे पता है अभी विस्फोट होगा और सब राख हो जाएगा। वो झटपट दौड़कर कोनन को उठाती है, उसे सहारा देती है और दोनों विस्फोट से पहले वहाँ से निकल भागते हैं। जैसे ही पीछे धमाका होता है, आग और धुएं का तूफान सब कुछ निगल लेता है। जिम कुछ नहीं देख पाता और उसी पल कोनन और तामारा चट्टान से कूदकर नीचे पानी में गिर जाते हैं। नीचे आताश अपनी नाव में होता है। वो दोनों को बचा लेता है। अब तीनों नाव में हैं, लहरें उफान पर हैं और मंजिल है जिम का राज्य। लेकिन रास्ते में ही जिम के सैनिकों का झुंड नाव पर हमला कर देता है। तीरों की बारिश, तलवारों की चमक, चारों तरफ मौत का माहौल। पर अब कोनन तैयार है। वो झर के असर के बावजूद एक एक दुश्मन को चीर देता है। वो चिल्लाता है, यही लोग थे जिन्होंने मेरे गाँव को तबाह किया था। उसकी हर चोट में बदले की आग है। तामारा भी अब पीछे नहीं रहती। वो भी लड़ाई में उतरती है। धीरे धीरे वो भी तलवार संभालना सीख जाती है। लड़ाई खत्म होती है। हर दुश्मन गिर चुका है। कुछ देर बाद उन्हें एहसास होता है वे अब जिम के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। थोड़ी दूर पर कोनानगार की आत्मा जैसे फिर जिंदा हो उठती है। वे नाव की ओर लौटने लगते हैं, लेकिन तभी मारिक के लोग फिर प्रकट होते हैं। वे तामारा को पकड़ लेते हैं और उसे खींचकर अपने साथ ले जाते हैं। कोनन उसे दूर जाते देखता है। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और कसम। अब ये लड़ाई खत्म नहीं होगी जब तक मैं उसे वापस न लाऊं। जब कौन उनका पीछा करता है तो उसे एहसास होता है कि वो लोग तामारा को अपने साथ ले गए हैं। तामारा हवेली पर तब पहुंचती है जब वो लोग वहां से जा चुके होते हैं। उधर मारिक जैसे ही तामारा का खून छकता है, वो मुस्कुराकर कहता है, ये तो पवित्र है। इसी बीच दूसरी तरफ कोनान चोरों के शहर में पहुंच चुका होता है, जहां वो अलाशान को ढूंढ रहा होता है। वही शख्स जिसने मदद का वादा किया था। जल्द ही दोनों की मुलाकात होती है। अलाशान उसे बताता है कि जिम की हवेली के नीचे एक छोटा सा सुरंग है जिससे वो अंदर जा सकते हैं। दोनों धीरे धीरे अंधेरे में उतरते हैं। चारों तरफ बिखरी हड्डियां, सड़े हुए ढांचे और पानी की अजीब आवाजें। अचानक पानी के अंदर से एक सांप निकलता है और अलाशान पर टूट पड़ता है। बिना एक पल गंवाए कोनान पानी में छलांग लगाता है, सांप को पकड़कर मार देता है और अपने दोस्त की जान बचा लेता है। दूसरी तरफ मारिक तामारा को अपनी माँ के कपड़े पहनाकर एक रहस्यमयी रिवाज की तैयारी कर रहा होता है। वो उसे बलि देने वाला होता है। उधर कोनांगर में जहाँ सारे गुलामों को कैद किया गया है, कोन उन्हें एक एक करके आजाद करने लगता है। उसी वक्त पानी की बूंदों जैसे जीव वहाँ मौजूद हर इंसान पर हमला करने लगते हैं। अलाशान एक पिंजरे में घुस जाता है, जबकि कोनान उन सबसे अकेले भिड़ जाता है, एक एक करके। तभी एक विशालकाय सैनिक उसके सामने आता है। कोनान जोर से उसे धक्का देता है, पानी और अनाज उठाता है और फिर अलाशान को खींचकर बाहर निकाल देता है। सब कुछ अब एक नई लड़ाई की ओर बढ़ रहा होता है, जहाँ एक तरफ बलि की तैयारी है और दूसरी तरफ आजादी की जंग शुरू हो चुकी है। ये लोग अंदर की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो बालकनी तक पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि तामारा को उठा लिया गया है। उसे उस गुफा की तरफ ले जाया जा रहा है, जहां उसके खून से मुखौटे को जगाया जाएगा। कौन अलाशान की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारा कर्ज चुका दिया गया है, अब से मैं अकेला जाऊंगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाता है। उधर जिम गुफा के अंदर तामारा के खून को अपनी तलवार पर लगाता है और फिर उस खून को मुखौटे पर चढ़ा देता है। मुखौटा हल्का हल्का हिलने लगता है, जैसे उसमें कोई पुरानी आत्मा जाग उठी हो। जिम उसे पहन लेता है और चिल्लाता
है, मेरी पत्नी को वापस लाओ। लेकिन इससे पहले कि जादू पूरा हो, कान वहां पहुंच जाता है और जिम पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। गुफा की दीवारें हिलने लगती हैं, ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं, पूरा इलाका ढहने लगता है। तामारा नीचे गिरती है, लेकिन आखिरी पल में दीवार पकड़कर खुद को संभाल लेती है। इसी बीच कान कोनांगर को आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन जिम वहाँ भी मौजूद होता है। इस वक्त कोनांगर के चेहरे पर भी मुखौटा लगा होता है। जिम उसे आजाद करता है और तामारा की तरफ देखकर कहता है, यहाँ से भागो। तामारा दौड़ पड़ती है और कान भी नीचे उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जिम अब भी उसके पीछे लगा हुआ है, जैसे उसे हर हाल में रोकना चाहता हो। जैसे ही तामारा भागती है, पीछे से मारिक वहाँ पहुँचता है। उसे उसके खून की गंध आ चुकी होती है। वो गुर्राता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है और उस पर हमला कर देता है। तामारा डर के मारे चीख उठती है, कानन। अगले ही पल मारिक एक भारी जंजीर निकालकर तामारा के गले में डाल देता है और उसे गला घोंटने की कोशिश करता है। तभी कानन वहाँ पहुँच जाती है। वो अपनी तलवार उठाती है और एक ही वार में मारिक का हाथ काट देती है। तामारा उसे जोर से लात मारती है। मारिक पीछे की तरफ गिरता है और सीधे उस गहराई में चला जाता है जहाँ से लौटना नामुमकिन है। अंधकार का वो संसार जहाँ कोई वापस नहीं आता। दोनों भागने लगती हैं, लेकिन तभी ऊपर से एक बड़ा पत्थर गिरता है और उनके बीच दीवार बनकर गिर जाता है। अब कानन अकेली रह जाती है। तभी उसके सामने जिम आ खड़ा होता है। वो कानन के हाथ में मारिक की तलवार देखकर पूछता है, ये तलवार तुम्हें कहाँ से मिली? कानन तलवार को ध्यान से देखती है और धीमे से कहती है, ये मेरे पिता की तलवार है। बस इतना कहना था कि कानन उस पर टूट पड़ती है। वो लगातार वार करती है। जिम अब उसके सामने टिक नहीं पाता। कानन के हर वार से जिम पीछे हटता जाता है, जख्मी होता जाता है। तभी एक और बड़ा पत्थर गिरता है और कानन को तामारा दिखाई देती है। वो उसकी तरफ दौड़ती है और दोनों वहाँ से भाग निकलती हैं। उधर जिम जब नीचे गिरता है तो उसकी नजर अपनी ही बेटी की लाश पर पड़ती है और उसके चेहरे पर फैल जाती है मौत जैसी खामोशी। मारिक की लाश देखकर जिम के भीतर कुछ जल उठता है, जैसे उसके अंदर बदले की आग भड़क गई हो। अब वो किसी भी हालत में इसका अंत चाहता है। गुस्से से भरा हुआ वो वापस लौटने लगता है। उधर तामारा भाग रही होती है, तभी उसके नीचे का पुल अचानक टूट जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। मगर उसके शरीर के चारों ओर बंधी जंजीर को कानन पकड़ लेती है और पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचने लगती है। तभी पीछे से जिम पहुंच जाता है। उसकी आंखों में पागलपन साफ झलकता है। वो जोर से कहता है, मैं अपनी पत्नी को जिंदा कर दूंगा। लेकिन तभी उसकी पत्नी की आत्मा तामारा के शरीर पर काबू पाना शुरू कर देती है। जिम कानन से चिल्लाकर कहता है, उसे छोड़ दो, अगर वो ऊपर आ गई तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। मगर कानन उसकी एक नहीं सुनती। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर तामारा को ऊपर खींचती है। जिम आखिरी कोशिश करता है, लेकिन तभी कानन पुल को तोड़ देता है। जिम नीचे गहराई में गिरता चला जाता है और जैसे ही उसकी मौत होती है, वो जादू, वो श्राप सब खत्म हो जाता है। जिम की पत्नी की आत्मा तामारा के शरीर से निकल जाती है। चारों ओर एक अजीब सी शांति फैल जाती है। कानन तामारा को अपने साथ पकड़कर वहाँ से भाग निकलता है, अंधेरे से बाहर नई जिंदगी की ओर। जैसे ही दोनों गुफा से बाहर निकलते हैं, पीछे से पूरी गुफा जोरदार धमाके के साथ ढह जाती है। धूल और पत्थरों के बीच बस एक सन्नाटा रह जाता है, मगर कानन और तामारा दोनों पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। कानन तामारा को उसके गांव वापस छोड़ने जाता है। वहां पहुंचकर वो मुस्कुराते हुए कहता है, हम फिर जरूर मिलेंगे किसी न किसी दिन। तामारा की आंखों में कृतज्ञता झलकती है और कानन वहां से अपने गांव की ओर लौट पड़ता है। वहां पहुंचकर वो अपने पिता की कब्र के पास जाता है। उनकी तलवार को जमीन में गाड़ कर कहता है, पिता, आपका बदला ले लिया है, अब मैं आपकी तलवार के लायक बन गया हूँ। हवा में हल्की सी गूंज उठती है, जैसे उसके पिता की आत्मा उसे आशीर्वाद दे रही हो। और इसी खूबसूरत पल के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।